हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर लेके। इससे पहले अगर बात करें तो इनडिफरेंस कर्व और थ्योरी ऑफ डिमांड की रिवीजन जो है मैं आपकी करवा चुका हूं गाइस। तो आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस लेक्चर में जो है पूरे तरीके से समझेंगे और इस तरह से हम इकोनॉमिक्स का जो है पूरा का पूरा सिलेबस आने वाले टाइम में पूरा का पूरी इसकी मैं आपको शॉर्ट रिवीजन जो है वो दे दूंगा गाइस। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम शॉर्ट में जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो गाइस, पिछले चैप्टर में अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि डिमांड जो होती है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता था। हमने इन्वर्स रिलेशन पढ़ा था कि अगर प्राइस जो है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है गाइस, प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन हमने पढ़ा था और कुछ इस तरीके का हमने जो है डिमांड कर्व वहाँ पे देखा था, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये हमें जो है बताता है कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ होती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है। तो ये बात आपको समझ आई होगी पिछले चैप्टर में, आई होप गाइस। तो यहाँ से पता चलता है कि पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन गाइस हमें ये पिछले चैप्टर में पता नहीं चल सका था कि कितना चेंज आता है उसमें, कि डिग्री को हम वहाँ पे नहीं बता सकते थे। तो ये वर्ड आप इस चैप्टर में याद रखना कि डिग्री हम वहाँ पे नहीं बता सकते थे। इसलिए जो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है गाइज। ये बात याद रखेंगे आप कि एग्जैक्टली हम डिग्री नहीं बता सकते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी डिग्री चेंज आया, कितने परसेंटेज जो चेंज है, परसेंटेज चेंज जो है हम जो है नहीं बता सकते हैं गाइज। तो परसेंटेज चेंज जो है लॉ ऑफ डिमांड से हम नहीं बता सकते थे, बल्कि अब जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बता सकेंगे कि कितने परसेंट इंक्रीज जो है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया, उसकी परसेंटेज को हम जो है यहाँ पे बता सकेंगे गाइस। तो चलिए हम थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो गाइस, यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ये एक मेजरमेंट है जिससे हम परसेंटेज चेंज बता सकेंगे कि क्वांटिटी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसको हम बता सकेंगे इलास्टिसिटी से गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, हम धीरे धीरे इस चैप्टर को समझने की तरफ चलेंगे। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी की मेजरमेंट की बात करें तो दो तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। तो पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसको परसेंटेज मेथड बोलते हैं, और दूसरा मेथड है गाइस ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड से भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। तो प्रोपोर्शनेट मेथड की अगर बात करें गाइस तो उसमें आपको सीधा सीधा, अब ये रिवीजन क्लास है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो आप इस फार्मूले को यहाँ पे याद रखेंगे गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है -P/Q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। और P यहाँ पे होती है इनिशियल प्राइस, और जो Q होता है वहाँ पे यहाँ पे होता है इनिशियल डिमांड, और जो डेल्टा Q होता है गाइस ये होती है न्यू डिमांड, और जो P और गाइस जो डेल्टा Q होता है वो होता है चेंज इन डिमांड गाइस। जो डिमांड में चेंज आता है प्राइस के चेंज होने की वजह से वो होता है डेल्टा Q, और डेल्टा P होती है चेंज इन प्राइस गाइस। ये बात याद रखेंगे। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ से गाइस हमारा जो है हमें ये पूरे तरीके से ये जो है प्रोपोर्शनल मेथड समझ आ जाएगा गाइस। तो इस न्यूमेरिकल को हम ध्यान से देखेंगे। तो न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें ये दिया हुआ है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इज़ 5 द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब प्राइस है गुड की 5 रुपीज़ तो कंज्यूमर बाई करता है 20 यूनिट्स उस गुड के। और जब प्राइस चेंज हो जाती है 7 रुपीज़ पे चली जाती है, 5 से 7 रुपये चली गई, तो क्वांटिटी जो परचेज की गई गाइस वो हो गई 12 यूनिट्स गाइस। तो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है -P/Q और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। P होती है इनिशियल प्राइस, Q होता है इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा Q होता है चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा P होता है प्राइस। तो इसी फार्मूले को गाइस हम अब अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले को इस तरह से अप्लाई किया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे अगर इनिशियल प्राइस की बात करें गाइस तो वो थी 5 रुपीज़, तो माइनस जो है वो फार्मूले का लगेगा यहाँ पे, अपॉन उसके बाद अगर बात करें तो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी गाइस, वो थी 20। तो यहाँ से हमें सामने पता चलता है कि इनिशियल डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांडेड थी
थी वो थी 20। अब होता है डेल्टा क्यू कि चेंज इन क्वांटिटी कितना आया। तो पहले 20 यूनिट्स थे, प्राइस के बढ़ने से जो है यूनिट्स हमने खरीदे 12, तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो है 8। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ यहाँ पे सीखनी है कि जो चेंज आया है गाइस वो जो है कम हुआ है, तो कम हुआ है तो हमें उसके लिए माइनस भी लगाना पड़ेगा। और अपान में हम देखें यहाँ पे तो चेंज इन प्राइस लिखना है, तो 5 रुपये से 7 रुपये प्राइस गई है, तो 2 रुपये यहाँ पे चेंज इन प्राइस हुआ है गाइस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइस तो ये आपका आ जाएगा 4, और 4 को कट करेंगे तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो बन रही है गाइस, इस तरह से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सॉल्व करके आपकी आ रही है 1। तो हमने इस तरह से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप निकाल सकते हैं गाइस। आई होप आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो यही है गाइस आपका परसेंटेज मेथड या जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइस। तो नेक्स्ट मेथड की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस, तो नेक्स्ट मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। तो पहला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिक मेथड की तरफ। तो ज्योमेट्रिक मेथड जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने डिमांड कर्व उठाया हुआ है, लीनियर डिमांड कर्व, और इसके हर एक पॉइंट पे आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दिखाई जाएगी गाइस। और इस ज्योमेट्रिक मेथड को एक और बात याद रखेंगे कि इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं गाइस। ये बात आप याद रखेंगे कि जो ज्योमेट्रिक मेथड है उसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्योमेट्रिक मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं गाइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो डायग्रामेटिकली अगर इसको हम समझने की कोशिश करें गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये पॉइंट P है गाइस, ये है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो कैसे यहाँ पे इलास्टिसिटी निकाली जाती है, तो ये होता है रेशो गाइस। तो इलास्टिसिटी अगर यहाँ पे बात करें गाइस, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे होगी कि रेशो आपने लेना है लोअर पार्ट का, जो लोअर सेगमेंट है, या सेगमेंट कहूँगा मैं, जो लोअर सेगमेंट है वो अपान अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो ज्योमेट्रिक मेथड में। तो अगर हम पॉइंट P की बात करें, अगर पॉइंट P की बात करें गाइस, तो पॉइंट P पे इलास्टिसिटी की अगर बात करें हम, तो पॉइंट P पे हम देखेंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है गाइस वो है Pn, और ऊपर वाले पोर्शन की अगर बात करें गाइस तो वो है PM। तो हम देखेंगे कि दोनों पोर्शन जो है इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं पोर्शन तो दोनों कट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 गाइस। तो यहाँ पे हमें सीधा पता चलता है कि एट पॉइंट P जो इलास्टिसिटी है तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 1 गाइस। तो P पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे अगर कोई डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है, तो उसके मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी गाइस वो होती है 1। ये बात आप याद रखेंगे गाइस। तो इस तरह से आगे चलेंगे हम। तो ये आपकी डायग्राम है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इलास्टिसिटी आपके मिड पॉइंट पे होगी वो होगी 1 गाइस। तो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन बराबर है, और जब दोनों पोर्शन इक्वल होंगे तो वो कट हो जाएंगे, और कट होके जो है आपका इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब अगर हम नीचे की तरफ चले, पॉइंट B पे बात करें, तो B पे इलास्टिसिटी आपकी होगी गाइस लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी B पे। क्यों? क्योंकि अगर B पॉइंट की बात करें गाइस, तो B पॉइंट पे जो नीचे वाला पोर्शन है वो है BN, और ऊपर वाले पोर्शन की अगर बात करें तो वो आपका होगा MB। तो ऊपर ये नीचे वाला पोर्शन जो है ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन अगर आपका कम है, तो आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। तो इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी वो आपको देखने को मिलेगी लेस देन 1 गाइस। और अगर पॉइंट N की बात, सॉरी गाइस, पहले पॉइंट A की बात कर लेते हैं। A पॉइंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे A पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो A पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो A पॉइंट पे अगर लोअर सेगमेंट की अगर बात करें तो वो है हमारे पास AN, और ऊपर वाले सेगमेंट की बात करें तो वो है हमारे पास AM। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो लोअर पोर्शन है, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे साफ सी बात पता चलती है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी 1 होगी। और अगर हम बात करें पॉइंट M पे, तो M पे अगर हम लोअर पोर्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपर पोर्शन यहाँ पे 0 है, तो इसलिए 1/0 जो है, या कोई भी वैल्यू होगी ऊपर और डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इन्फिनिटी। और अगर एंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है गाइस वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए न्यूमरेटर में यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको जो इलास्टिसिटी है वो आपको देखने को मिलेगी 0 गाइस। तो आई होप आपको जो है पूरा का पूरा जो है ज्योमेट्रिक मेथड आपको समझ आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, डिमांड कर्व पे आप इलास्टिसिटी कैसे बता सकते हो। तो मिड पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी 1 देखने को मिलेगी, B पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी
लेस देन 1 देखने को मिलेगी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 0 देखने को मिलेगी एन पॉइंट पे, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी ए पे, और एम पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होगी इन्फिनिटी गाइस। तो ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ सकते हो गाइस। तो नेक्स्ट हम ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपने समझना है कि क्या रिलेशनशिप होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको जब मैं डिग्रीज पढ़ाऊंगा प्राइस इलास्टिसिटी की, तो वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है यहाँ से। तो इसलिए आप रिलेशन जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 3 कंडीशन गाइस आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से समझनी है। पहली कंडीशन आपने समझनी है कि जब भी राइज होता है या फॉल होता है प्राइस में किसी भी कमोडिटी की, अगर प्राइस में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, उसकी वजह से अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है कमोडिटी पे उसमें कोई चेंज ना आए, तो तब हम कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो यूनिटरी है गाइस। तो ये बात याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे जो मैं है आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अगर ए डायग्राम में आप देखें, ए जो सोल्यूशन है, यहाँ पे जो ए पार्ट है, यहाँ पे अगर देखेंगे जो प्राइस है, प्राइस जो हो गई है 2 रुपये से 1 रुपये प्राइस चली गई है, और क्वांटिटी जो है उसमें चेंज आया कि 4 यूनिट से 8 यूनिट हो गई है। लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो 8 रुपीज़ ही है गाइस। पहले भी 8 रुपये था, अब भी 8 रुपये है। तो प्राइस के चेंज होने से जब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए गाइस, तो उस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिसिटी होगी गाइस, उस केस में आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी 1 गाइस। तो याद रखेंगे, जब प्राइस के राइज होने से या प्राइस के फॉल होने से आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, तो उस इलास्टिसिटी को हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी आपकी यूनिटरी है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलास्टिसिटी कब यूनिटरी होती है, जब एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सपेंडिचर आपका रहेगा कांस्टेंट गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर फॉल हो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर आपकी कमोडिटी में आपकी प्राइस में जो है फॉल आ रहा है, कमोडिटी की प्राइस में फॉल आ रहा है, तो उसकी वजह से अगर आपका एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है गाइस, यहां पे ध्यान देंगे आप कि अगर कमोडिटी की प्राइस जो है वो नीचे जा रही है और आपका एक्सपेंडिचर जो है उस कमोडिटी पे इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में आप इलास्टिसिटी को कहोगे कि इलास्टिसिटी जो है आपकी वो है ग्रेटर देन यूनिटी गाइस। ये बात आप याद रखेंगे कि उस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी ग्रेटर देन। और बी पार्ट को हम यहाँ पे समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। जो ये बी पार्ट है कि जब आपकी प्राइस जो थी 2 रुपये से 1 रुपये हो गई, यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है गाइस। ये बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो कम हुई है, और क्वांटिटी जो है आपने, अगर प्राइस कम हुई है तो जाहिर सी बात है कि आप क्वांटिटी जो है ज़्यादा खरीदोगे। और एक्सपेंडिचर को देखें, प्राइस के कम होने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले 8 रुपये था अब 10 रुपये हो गया गाइस। ये ध्यान देंगे आप। और इसको कहते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, और जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होगी। तो गाइस आपको शॉर्ट में अगर मैं बता दूं कि आपको क्या याद रखना है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर प्राइस के चेंज होने से गाइस, अगर प्राइस आपकी इंक्रीज करती है और एक्सपेंडिचर आपका उस केस में डिक्रीज कर रहा है, और या फिर प्राइस आपकी डिक्रीज कर रही है और एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें हम, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे केस की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो तीसरा केस हमें कहता है कि अगर, यहाँ पे ही मैं आपको तीसरा केस भी समझा दूंगा कि अगर फॉल होता है प्राइस में, प्राइस अगर फॉल करती है और एक्सपेंडिचर भी कमोडिटी पे फॉल कर जाता है, और या फिर अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में आप कहोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटरी है गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। तो यही 3 केस आपको याद करने हैं और यही पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने आपसे पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको ये मैं कंसेप्ट समझा सकूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं क्विक रिकैप भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए चीज़ें। तो पहला केस है कि अगर प्राइस के चेंज होने से, नो मैटर अगर प्राइस कम हो रही है या फिर प्राइस ज़्यादा हो रही है, उस केस में अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर हम कहेंगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो होगी यूनिटी गाइस। ये बात याद रखेंगे कि उस केस में इलास्टिसिटी होगी 1। दूसरे केस में ये बोलता है कि अगर आपकी प्राइस डिक्रीज कर रही है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, या दूसरा केस, अगर प्राइस
इंक्रीज कर रही है और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी गाइस वो होगी ग्रेटर देन यूनिटी। और तीसरा केस आपको यहां पे ध्यान में ये रखना है, तीसरा केस गाइस यहां पे ये होगा कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, आपका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर रहा है, या फिर प्राइस अगर इंक्रीज कर रही है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी होगी गाइस, इलास्टिसिटी आपकी होगी लेस देन 1। तो ये तीनों केस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो आप भी यहाँ पे जोर लगाएं, जोर लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में टेक्निकल है तो ऐसे आपको समझ नहीं आने वाली है, इसलिए जोर काफ़ी अच्छे से दिमाग को पूरा यहाँ पे रखें, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आगे चलते हैं गाइस। तो आगे आपको यहाँ पे ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ से मैं आपको समझा लेता हूँ। ये जो है रिलेशनशिप ही बता रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के केस में। तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है ए बी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए बी वाला पोर्शन। दूसरा पोर्शन है बी से सी, ये बी और सी से पोर्शन है। और तीसरा पोर्शन है सी से डी। इन तीनों में आपको इलास्टिसिटी का समझ आएगा गाइस, तो इन तीनों को आपको समझना है यहाँ पे। तो पहले अगर बात करें हम गाइस ए बी की, अगर बात करें यहाँ पे, तो जो ए बी वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये गाइस यहाँ पे अगर आपकी अगर कमोडिटी की प्राइस जो है वो नीचे जा रही है तो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज करेगा, और अगर कमोडिटी की प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज करेगा। ये वो वाला केस है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसका स्लोप जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है बी सी सेगमेंट। गाइज ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी 1 गाइस। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आपकी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। और अगर तीसरे सेगमेंट की अगर बात करें, जो सी डी वाला सेगमेंट है, सी डी वाले सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका अगर कमोडिटी पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और कमोडिटी की प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो है अपवर्ड स्लोप यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है कमोडिटी की प्राइस में और एक्सपेंडिचर में। तो आई होप आपको जो है पूरे तरीके से ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस, क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस यहाँ पे, तो नेक्स्ट अब हमारी होंगी डिग्रीज। तो अब हमें समझनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आने के, यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे अलग अलग डिग्रीज आपको देखने को मिलेगी प्राइस इलास्टिसिटी की, उनको आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम बात करेंगे, पहली डिग्रीज अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो पहली डिग्री होती है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और इलास्टिक, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो पहला केस हम पढ़ेंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है गाइस, जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है वो होती है इन्फिनिटी। वो कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ध्यान में समझे आप। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और जब भी आप बात याद रखें कि कोई भी अगर लाइन जो है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, देख लें यहाँ पे ये ग्राफ में दिख रहा है कि जो ये डिमांड कर्व है, ये दिख रहा है हमें कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो जब भी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो उसका जो स्लोप होता है गाइस वो 0 होता है, ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पे जब फार्मूले में हम लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा गाइस। इसीलिए जो है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो होती है इन्फिनिटी गाइस। तो ये बात याद रखेंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है इस केस में। तो ये जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्स रहती है, प्राइस जो है यहाँ पे फिक्स रहती है, यहाँ पे प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 0 हो जाएगी। ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में होता है गाइज, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, वहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन होता है। वहाँ पे अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है उसके केस में जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में गाइस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।
नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक डिमांड होता है गाइस जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई असर ना पड़े। तो ये बात याद रखें आप कि जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसकी एग्जांपल है गाइस नेसेसिटीज, जैसे मैं साल्ट ले लेता हूँ, तो अगर इसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है गाइस तो क्या इसकी कंजप्शन को हम कम करेंगे? साल्ट तो खाना ही खाना है, तो इसलिए इसकी जो कंजप्शन है वो कम नहीं होने वाली है, इसलिए ये नेसेसिटीज़ में आती है। जैसे वाटर है गाइस, वाटर को तो हमने लेना ही लेना, चाहे उसकी जितनी भी प्राइस बढ़ जाए, तो ये नेसेसिटीज़ हैं। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लें इसका ग्राफ देख लें आप, ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है, और इसके अगर स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले में इसको पुट करें 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो स्लोप इसका इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है जीरो आएगी। तो याद रखें जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है जीरो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आप याद रखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होती है किस केस में? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। तो नेक्स्ट ये नेसेसिटीज के केस में होती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है गाइस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आपको समझा चुका हूँ गाइस बहुत अच्छे तरीके से कि प्राइस के चेंज होने से जब आपके एक्सपेंडिचर पे कोई असर ना पड़े, प्राइस के चेंज होने से जब आप अपने एक्सपेंडिचर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज ना आए। आप पहले भी 8 रुपये खर्च रहे थे, अब भी 8 रुपये खर्च रहे हो, तो इससे एक्सपेंडिचर पे जब आपका कोई फर्क नहीं आएगा तो इलास्टिसिटी होगी आपकी उस केस में यूनिटरी। इस डायग्राम में जब हम समझेंगे गाइस, इस डायग्राम पे आप फोकस दें यहाँ पे, तो इस डायग्राम को जब हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले प्राइस जो थी OP थी, अब जो प्राइस हो गई है, तो जब OP प्राइस थी गाइस, तो ये जो रेक्टेंगल अंदर बन रहा है ना PTOB, ये रेक्टेंगल हमें शो कर रहा है कि इतना एक्सपेंडिचर जो था वो कंज्यूमर ने किया था उस टाइम पे। लेकिन जब प्राइस चेंज हुई OP से OP1 पे प्राइस गई, तो इस केस में जो है जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो रेक्टेंगल शो कर रही है OP1RC। तो ये जो रेक्टेंगल है, और दोनों केस में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों केस में जो एरिया है दोनों रेक्टेंगल्स का वो सेम है। तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि जब इलास्टिसिटी जो है 1 के इक्वल होती है तो उस केस में जो है एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है गाइस, वो एक्सपेंडिचर सेम रहता है। प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट रहे तो उस केस को कहते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है गाइस। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस केस को अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में गाइस जो है इस तरह की फिगर होती है, ये मैं पहले आपको बता दूं। इस फिगर पे आप ध्यान दें कि जब प्राइस OP थी गाइस, प्राइस जब OP थी तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ये रेक्टेंगल शो कर रहा है OPTB। इस देख लें आप इसको ध्यान से। और जब प्राइस चेंज हुई, प्राइस के चेंज होने से जो हमारा रेक्टेंगल है गाइस वो बन रहा है OP1RC। तो यहाँ से सामने पता चल रहा है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है प्राइस के चेंज होने से वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बाद में जो रेक्टेंगल बन रही है गाइस उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से सामने पता चल रहा है कि प्राइस के डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि प्राइस के डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है गाइस। आई होप आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पीछे जो है काफ़ी मेहनत लगाई थी, अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और नेक्स्ट केस है इलास्टिसिटी लेस देन 1 का। तो इस केस में आप देख लें कि जब प्राइस OP थी, जब प्राइस OP थी तो हमारी रेक्टेंगल बन रही है OPTB और ये शो कर रही है एक्सपेंडिचर। और जब हमारी प्राइस OP1 थी, इस केस में जो रेक्टेंगल बन रही है वो छोटी सी रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्राइस के कम होने से जो आपका एक्सपेंडिचर था वो भी कम हुआ है। प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे कम हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस के कम होने से जब एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए तो इस केस को बोलते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। आई होप गाइज आपको जो डिग्रीज हैं इलास्टिसिटीज़ की वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी और इससे बाहर आपको इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। गाइज एक और आपको ये स्पेशल कंडीशन है, ये भी समझनी है कि जब हमारा डिमांड कर्व जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा गाइज। तो इस फिगर पे आप ध्यान दें, ये जो फिगर है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिगर है। तो जब भी हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा गाइस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होती है उसकी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसके नीचे जो भी रेक्टेंगल्स बनेंगी वो इक्वल होती हैं गाइस। ये बात याद रखेंगे, जो भी रेक्टेंगल्स होती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे उनका जो एरिया होता है गाइज, ये याद रखेंगे कि जो उनके नीचे जो एरिया बनता है वो रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है उनका जो है एरिया सेम होता है। और इलास्टिसिटी जो है
गाइज इस केस में याद रखेंगे कि एरिया उनका सेम रहता है, और इसीलिए आप याद रखेंगे कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पे आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल देखने को मिलेगी गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स जो हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे बने हुए हैं, इन सब की जो एरिया है वो सेम है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जो हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। तो क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे आएगा मैं बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हर अगर आपका डिमांड कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी रहती है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1 गाइस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करूं गाइस, तो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर गाइस आपका जो कर्व है, अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है, फ्लैटर डिमांड कर्व के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा होती है। गाइस इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि यहाँ पे आपको दो डिमांड कर्व दिख रहे हैं, D1 और D2। D2 जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर कर्व, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो D2 कर्व है ये दो कर्व होते हैं, एक जो जिसका ज़्यादा स्लोप है गाइस वो है मोनोपोली, और जिसका जो कम स्लोप है वो मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व होता है। लेकिन ये आपको जब मैं फार्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाऊंगा वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फ्लैट होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लैट जो है देखने को मिल रहा है हमें D2 कर्व, तो जो ज़्यादा फ्लैट होता है उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आई होप गाइज आपको जो पूरा का पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।